हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जब का कक्षा 10 का आपका जो साइंस का मॉडल पेपर आया हुआ है 2026 का, उसके हम लोग फुल सोल्यूशन को देखने वाले। आप लोग को पता होगा कि आपका जो मॉडल पेपर आता है वहाँ से हम लोग का 10 से 20% क्वेश्चन हूबहू आपका फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इसी का सोल्यूशन पूरा देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मैसेज मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों से वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना देरी के। तो आपका आ जाता है सबसे पहला प्रश्न खंड एक। यहाँ पे आप लोग का 30 सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले आपका आता है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आपका सेक्शन ए में आपका आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारा का सारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा ऑब्जेक्टिव का, दांत का इनेमल किससे बना होता है। दांत का जो आपका इनेमल होता है किससे बना होता है आपको बताना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा 1 बिलियन कुचले कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है। क्या बनाता है? गैस बनाता है। ठीक है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कंफर्म है कि एसीएल नहीं हो। क्यों एसीएल होगा कि देखो चूने के पानी को जो दूधिया करता है एसीएल करता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया कौन करता है और गैस देता है कौन सा है? एसीएल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। वह यौगिक जल में घुलनशील है, वह तत्व कौन सा हो जाएगा? तो वो तत्व जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, मानव पुरुष में यौवन की आयु क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 से 14 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमारा जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेपण का रंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो जगह हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी काला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है पर निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं आपको बताना है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन नहीं यहाँ पे पूछा गया है। आंसू जल का उबलना तो भौतिक परिवर्तन है। चीनी का कार्मेलाइजेशन, ठीक है, पानी में नमक का विघटन, इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीनी का कार्मेलाइजेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं हमारा फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया ऑप्शन नंबर ए में वर्तिकाग्र है, ये तो होता है। अंडा से ये भी होता है, वर्तिका ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमारा मानव नेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? मानव नेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है आपको बताना है। ऑप्शन में दे दिया गया है सिलियरी पेशी, कॉर्निया, पुतरी या फिर आइरिस के कारण होता है। तो फोकस दूरी में परिवर्तन जो करता है हमारा कौन सा करता है, किसके कारण होता है? आपका राइट आंसर क्या होता है? सिलियरी पेशी। क्या होता है हमारा? संकुचित होता है, कभी बढ़ता है, देखो कभी इधर से कभी बढ़ता है, ठीक है, इधर जाता है, इधर जाता है, कभी घटा देता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है हमारे मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमारा आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दे दिया गया है। ऑप्शन में क्या कह दिया? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन। इसका राइट आंसर क्या होता है आपको पता होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण फैलता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बोलता है हमारा लेंस की शक्ति दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको 100% एक टू ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हो सकता है यहाँ पे -4 दे दिया गया, वहाँ पे दूसरा संख्या दिया जाएगा। तो मैं आपको नियम बता दूँ कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चन को, आप लोग 1 नंबर आसानी से उठा सकते हो। बोलता है आपका लेंस की शक्ति यहाँ पे दे दिया गया कितना, -4.0D होती है। लेंस की प्रकृति क्या है? लेंस की प्रकृति आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर माइनस में दिया गया, देखो अगर माइनस में दिया गया तो माइनस में किसका होता है लेंस की शक्ति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। यहाँ पे कहाँ पे अवतल दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना, 100% आपका एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर आपका इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया एक फॉर्मूले पर। देखो आपका लेंस की शक्ति को किससे डिनोट किया था आपको पता होगा? पी से डिनोट किया था। पी बराबर हमारा होता है 1/f। इस फॉर्मूला पे भी एक क्वेश्चन आपका 100% मिलेगा। या तो ऐसा क्वेश्चन होगा या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो माइनस में था इसलिए हमारा अवतल हो गया, क्योंकि इसका फोकस दूरी भी पीछे की ओर बनता है।
इसके कारण क्या होता है, हमारा माइनस में होता है अवतल दर्पण का। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे प्लस में, अगर यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, तो इसका मतलब उत्तल दर्पण हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, हमारा मटर में एक शुद्ध पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, यानी कि शुद्ध लंबे पौधे को किससे डिनोट किया जाता है, दोनों बड़ा बड़ा टी, एक शुद्ध छोटे पौधे यानी कि छोटे छोटे टी की बात कर रहा है, के साथ संकरित कराया जाता है, किया जाता है F2 पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात जो होता है हमारा 1:1 होता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, F2 पीढ़ी में पूछा तो, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। संकलित कराने के बाद इस चीज़ को आप लोग प्राप्त करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को। 12 बोलता है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, वस्तु का आवर्धन क्या है। तो आवर्धन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा आसानी से, बस आप लोग ध्यान से देखो कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले तो ये देखना कि कौन सा दर्पण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो अवतल दर्पण का आप लोग को पता होगा आवर्धन जो होता है माइनस में होता है, तो आप लोग को पता होगा। तो माइनस में आपको कौन कौन सा ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये तो कंफर्म हो जाएगा, या तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, आगे मैं बनाता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ हमारे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या दिया है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर दिया गया हमारा वस्तु की दूरी दिया गया, यानी कि यू को हम लोग वस्तु की दूरी बोलते हैं, जो कि हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और आप लोग को पता होगा कि अवतल दर्पण की अगर बात करें तो यहाँ पे वस्तु की दूरी से हमारा माइनस में लिया जाता है, ठीक है, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, जिसकी फोकस दूरी यानी कि एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू यानी कि फोकस दूरी हमारा क्या होता है माइनस में ही होता है अवतल दर्पण का, यानी कि इसका वैल्यू कितना दिया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस फार्मूला पे आप लोग बैठा दो, आप लोग को फॉर्मूला पता होगा 1/f इज इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v, आप लोगों को याद होगा दर्पण का सूत्र होता है, ठीक है। दर्पण सूत्र पर बैठाओ, जहाँ कि हम लोग f के जगह पर रखेंगे कितना 25 रखेंगे यहाँ पे, और u के जगह पर रखेंगे हम लोग -20 रखेंगे, ठीक है, और f के जगह पर भी -25 रखेंगे। तो ये फिर हम लोग इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले पर बैठा देते हैं। देखो कैसे बैठाएंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो f का वैल्यू कितना था हमारे पास, f का वैल्यू था हमारे पास -25 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/u, यू का वैल्यू कितना था -20 और प्लस में हमारा 1/v का 1/v हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या प्लस में है, सॉरी माइनस में है ना, माइनस में है, क्योंकि माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे में है माइनस में ऊपर भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा संख्या माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा इधर आके हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस 1/v को अगर इस तरफ लिख दिया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस में हो जाएगा ना इधर जाके, तो हम लोग शुरू में प्लस को वाले को ही लिख लेते हैं 1/20 प्लस में हमारा 1/25 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को सोल्यूशन कर दो, यहाँ पे v का वैल्यू मिल जाएगा, v का वैल्यू को पुट कर दो आवर्धन का फॉर्मूला में, इसका फिर आंसर हम लोग निकाल लेंगे। देखो पूरा सोल्यूशन के साथ मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाएंगे, ठीक है। 1/20 प्लस में 1/25, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस में 1/25 हमारा आया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे प्लस नहीं माइनस में है, क्योंकि देखो 25 हमारा क्या है, 25 जो हम लोग लिखा है हम लोगों ने फोकस दूरी लिखा है जो कि हमारा माइनस में है, हम लोगों ने तो उधर से सिर्फ वस्तु की दूरी को लाया है ना, तो ये हमारा प्लस में हो गया, लेकिन हमारा क्या है फोकस दूरी तो माइनस में ही है। तो इसको हम लोग विम यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो आपके पास 100 मिलेगा, ठीक है। 100 आपका 20 कितना बार में कटता है, आपको 5 बार में कटता है, ऊपर में 5 आ जाएगा, 5 माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा 1/100, 1/100 हो गया। और इधर कितना है 1/v, यानी कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, v का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, v बराबर हमारा 100 आ जाएगा, 100। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर बोल सकते हैं। हमारा जब हमें सब क्या पूछा है आवर्धन क्या है, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है आपका v माइनस का v बाई में e हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन माइनस में होगा किसका अवतल दर्पण का, तो आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, m हम लोग को निकालना है, तो माइनस का v बटा में e हो जाएगा। बस v का वैल्यू कितना हम लोग निकाला 100 निकाला, तो हम लोग ऊपर में 100 लिखेंगे, देखो ऊपर में हम लोग 100 लिखेंगे, बटा में हमारा कितना आ जाएगा u कितना हमारा u कितना है हमारा u हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसका कि वैल्यू कितना था -20 था, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, यानी कितना बचा 5 बचा, ठीक है। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को शुरू में कि माइनस में वैल्यू आएगा, लेकिन नहीं माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारा कट चुका है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमारा, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या सत्य आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 4 चरण दे दिया गया, इसमें बताना है कौन सा सत्य है। सबसे पहले आपको दे दिया गया प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, तो हाँ ये तो ऊर्जा कम होती है ना, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, तो बिल्कुल दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बोलता है हमारा ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है यदि किसी विशेष छोर से देखने पर
परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का सिरा परिनालिका का यह सिरा क्या होगा, यह सिरा क्या हो जाएगा, वामावर्त बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी ध्रुव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल। आगे हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, बोलता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे बनता है। देखो हमारा विद्युत शक्ति का जो हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो होता है P बराबर VI होता है। और आप लोग को पता होगा ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा V बराबर जो हमारा होता है IR होता है। ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो V के जगह पर तो हम लोग IR लिख ही सकते हैं ना, तो इसको लिखते हैं। ठीक है, देखो ये तो हमारा P बराबर MV हो गया, ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि नहीं करता हमसे पूछा, लेकिन ये तो हमारा कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे P बराबर IR लिखना है हम लोग को V की जगह पर, तो I दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू में R हो जाएगा। तो देखो I स्क्वायर इंटू में R हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो ये भी हमारा सही हो जाता है, लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग को एक और फॉर्मूला पता होगा ओम के नियम से ही I बराबर जो होता है हमारा V/R होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा देखो कैसे आता है फॉर्मूला, V बराबर होता है हमारा IR होता है। तो हम लोग अगर हम यहाँ से I निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, R उधर जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, यानी कि V/R हो जाता है। तो ठीक है, इसी तरीके से इस फॉर्मूला को निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो I की जगह पर हम लोग V/R लिख सकते हैं, तो हमारा I यहाँ पे स्क्वायर है, तो V का स्क्वायर बटा में R का स्क्वायर हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा हमारा I की जगह पर हम क्या लिखेंगे, V/R, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V का भी स्क्वायर हो जाएगा बटा में R का भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में हमारा R है ही, एक R से हमारा एक R कट जाएगा, यानी कि V स्क्वायर बाई में R आया, V स्क्वायर बाई में R। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, जो कि हमारा एक्सपीरियंस किसी भी कीमत पे नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने सारा ट्राई करके देख लिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है हमारा, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। ठीक है, काला उद्घाटन क्या कहलाता है आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया है, क्या क्या दिया गया, जलीय द्रव। आप लोग को पता होगा जलीय द्रव होता है हमारा आँख में, और लेंस के बीच में जो काला द्रव होता है हमारा क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा दृष्टिपटल, परितरिका, कॉर्निया, फिर पुतली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का वो जगह हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुतली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, जो आपके आँख में काला सा दिखाई देता है उसको लोग पुतली बोलते हैं। 17 बोलते हैं हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोगी की जाती है। आप लोग को पता होगा, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन को किए हो गए है ना। ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका चिप्स के पॉकेट वगैरह जो होता है उसमें भी आपका किसको डाला जाता है, नाइट्रोजन को ही डाला जाता है, ताकि वो लंबे समय तक क्या हो, लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोगी की जाती है। ठीक है, आगे हम लोग क्या आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर कहने का मतलब जब आप लोग शादी विवाह में देखते हो जनरेटर, उसी को यहाँ पे विद्युत जनरेटर कहा जा रहा है। तो वो क्या करता है आप लोग का, वो सबसे पहले आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है, आप लोग को पता होगा। लेकिन कैसे विद्युत ऊर्जा देता है, किस चीज़ से, आप लोग को पता होगा पेट्रोल या फिर डीजल उसमें डाला जाता है, जिससे हमारा क्या करता है, वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा, जिसको कि मान लिया जाता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, जिसको बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा, उसको क्या परिवर्तित कर देता है, उसको जो परिवर्तित कर देता है पेट्रोल मान लो उसमें डीजल डाला जा रहा है, ठीक है, डीजल को परिवर्तित कर दे रहा है विद्युत ऊर्जा में, जिससे हमारा बिजली वगैरह मिलता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं से बोलते हैं हमारा सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जाए, अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो न्यूनतम पूछा जाए आपको सिंपल सा 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए यहाँ पे दिया गया क्या, न्यूनतम दूरी दिया गया, अगर अधिकतम दूरी दिया जाता है स्पष्ट अधिकतम दूरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्पष्ट तो नहीं कर सकते ना, स्पष्ट नहीं कर सकते उस स्थिति में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अधिकतम दूरी बुलाया जाता है तो क्या हो जाता है, उसका इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि अनंत तक देखा जा सकता है। लेकिन हमसे क्या पूछा, न्यूनतम पूछा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 सेंटीमीटर ही होगा। आप लोग याद रखना। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए बता दिया जिसमें आपका 25 मीटर दिया हुआ है, लेकिन हमारा क्या होता है 25 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया था क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है हमारा मानव नेत्र या फिर मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहाँ पे बनाती है। आप लोगों को पता होगा, काफ़ी आसान प्रश्न, रेटिना पे बनाती है। रेटिना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आपके साइंस में, वो बिल्कुल काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है। एक ही सबसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक
का उदाहरण, उत्पादक का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक मतलब क्या होता है, जो कि आपका सबसे निचली ऊर्जा स्तर होता है। निचली ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। घास क्या किसी जीव जंतु को खाता है, नहीं खाता है। देखिए घास को कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, फिर कीड़ा मकोड़ा को सांप खाता है, मान लो सांप को मान लो चील भी खाता है, चील को फिर और कुछ खाता है। वैसे में क्या चलता है, हमारा आहार श्रृंखला चलते रहता है। लेकिन उत्पादक जो होता है हमारा घास ही होता है, जो कि जमीन से निकलता है हमारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होता है, क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 22, बोलता है हमारा पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना क्या कहलाता है, किसके कारण होता है। किसके कारण होता है आप लोगों को पता होगा। पेड़ जो है क्या होता है, धीरे धीरे एक कार्य करने लगती है। कौन सा, पत्तियों गिरने लगता है, फलों गिरने लगता है, पत्तियाँ गिरने लगती है। ये किस कारण से होता है आपको बताना है। क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एब्सिसिक अम्ल। आप लोग याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अम्ल है, ठीक है। आप लोग बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 23 बोलते हैं हमारा शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभावक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। आप लोग याद रखना, इस काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज द राइट आंसर। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील, आपको पता होगा सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखता है, क्योंकि ये नमी के साथ यानी कि जल उसको बोल सकते हो, ठीक है। नमी के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, आग उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, जल से अधिक अभिक्रियाशील करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोडियम, क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है हमारा दे दिया गया हमारे पास CH3 CH2 और दे दिया गया आपके पास CHO का क्या नाम है। इससे हमें नाम पूछ रहा है। सबसे पहले देखो कार्बन कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इसका कंफर्म हो गया, क्या हो जाएगा हमारा मेथ इथ प्रोप, यानी कि प्रोप समूह का हो जाएगा। और आगे क्या आएगा हमारा, देखो CHO है, CHO किस समूह का होता है, एल्डिहाइड समूह का होता है। एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं हम लोग, प्रोपेन अल लगाते हैं, यानी कि प्रोपेन नल हो जाएगा, अल प्रोपेन नल यहाँ पे है ऑप्शन में, कहाँ पे दे दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते तो प्रोपेन नल दे दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 बोलता है हमारा अभिक्रिया दे दिया गया हमारा C6H12O6, यानी कि क्या हमारा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। और 6O2 दे दिया गया है, जिससे हमारा क्या बनता है, 6CO2 बनता है और 6H2O बनता है। ऊर्जा की पहचान कीजिए, कौन सा ऊर्जा हो रहा है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन में बी यानी कि उष्मा शेपी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि देखो यहाँ पे CO2 के रूप में क्या कर रहा है, उष्मा को बाहर निकाल रहा है। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, क्योंकि देखो उष्मा को CO2 के रूप में ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा, आप लोग सांस में कौन सा गैस निकालते हो, सांस के शोषण के दौरान CO2 निकालते हैं। आप लोग को पता होगा CO2 गर्म गैस होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का पहचान करना है, यानी कि CO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उष्मा छेपी, इसमें उष्मा छेपी का मतलब होता है ऊर्जा का मुक्त होना, ठीक है। तो आगे देख सकते हो क्वेश्चन 28 बोलता है हमारा एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है। देखो न्यूरॉन के भीतर कैसे सूचना प्रवाहित होता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, सबसे पहले आप लोग डेंड्राइट में जाता है, डेंड्राइट के बाद कोशिका स्तर में जाता है, फिर अक्ष तंतु में, फिर तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका अंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हो डेंड्राइट, आप लोग याद रखना है, इस चीज़ को पूछा जाता है डेंड्राइट में। क्वेश्चन 29 क्या बोलते हैं हमारा 3R, यानी कि 3R आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे। वे क्या हो जाएगा आपका, पुनर्चक्रण, पुनर्जनन, पुनः उपयोग, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम करना, पुनर्उपयोग करना और पुनः उपयोग करना, ठीक है। पुनः चक्रण करना, पुनः उपयोग करना बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 बोलते हैं रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। ऑप्शन में दे दिया गया है ऑक्सीजन, तापमान, द्वार कोशिका में जल या फिर CO2 की सांद्रता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्वार कोशिका में जल। देखो जल ज़्यादा होता है उसमें तो क्या होता है, फूल जाता है, फूलने के कारण क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। और जब जल कम होता है तो हमारा पचक जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा बंद हो जाता है। तो द्वार कोशिका होगा जल पे, द्वार कोशिका में जितना जल होगा उस पर निर्भर करता है, ठीक है। वो ये था लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं।
सब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहला आपका आता है सेक्शन बी, यानी कि खंड बी, जिसके अंतर्गत आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेगा 31 से लेकर के 38 तक, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 6 प्रश्नों को ही उत्तर देना है, 2 प्रश्नों को उत्तर नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन नंबर 31, बोलता है आपको कॉपर सल्फेट के घोल का रंग, यहाँ पे खाली स्थान होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है कॉपर सल्फेट का घोल का रंग नीला होता है। कैसा होता है तो आप लोग यहाँ पे भरोगे, यहाँ पे नीला भरोगे, ठीक है, नीला होता है। आगे यहाँ पे बोलता है आपका लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, हरा भराएगा, ठीक है, हरा। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में 32 को, क्वेश्चन में 32 क्या बोलता है, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन में आंसर में दे दिया गया आपके पास, ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, इसलिए इनमें जंग नहीं लगता और इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। सो उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। 33 बोलता है आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है वो बताना है। यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना है प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण सूर्य की किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे केवल लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरीके से बनाना था। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है हमारा, देना तो सिर्फ 6 क्वेश्चन के उत्तर है, लेकिन मैं आप लोगों को 8 क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कार्बन के 2 रूपों यानी कि एक्स और वाई की पहचान कीजिए। एक्स कठोरतम है तो वाई क्या है, सुचालक है। तो कठोर क्या होता है, कार्बन के बोल रहा है, ठीक है। कठोर रूप क्या होता है, हीरा होता है, ठीक है। और सुचालक क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जो कि सिर्फ किसका रूप होता है, कार्बन का ही रूप होता है दोनों। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग मुख्य चिंतन भाग है। और दूसरा पूछता है आपका, पहला पूछा आपसे कि मुख्य चिंतन भाग कौन सा मानव मस्तिष्क का, दूसरा पूछ रहा है आपसे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो पहला क्या हो जाएगा, मुख्य चिंतन भाग होता है प्रमस्तिष्क, और दूसरा संतुलन के लिए जिम्मेदार क्या होता है, अनुमस्तिष्क होता है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 36, बोलता है हमारा गैसों के परीक्षण लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे दे दिया CO2 SO2, इसका परीक्षण लिखना है। CO2 यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। SO2 इसमें जलते हुए गंधक जैसी तीखी गंध आती है और यह पोटेशियम पर मैग्नेट के घोल का रंग उड़ा देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है आपका इनमें उपस्थित कार्यात्मक समूहों के नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ दे दिया आपके पास। सबसे पहले आपका दे दिया जाएगा प्रोपेनॉल, इसमें क्या होता है, प्रोपेनॉल में क्या हो जाता है आपका, प्रोपेनोन अगर दिया जाता है वो बताना क्या, कीटोन, क्योंकि देखो प्रोपेन प्लस ओन है, ओन क्या होता है, ओन का मतलब होता है कीटोन होता है, कीटोन समूह, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है प्रोपेन अल यहाँ पे प्रोपेन प्लस अल है, अल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड हो जाता है आपका। प्रोपेनॉल ऑल है, यहाँ पे क्या है, ऑल है। प्रोपेनॉल में यानी कि C नंबर में क्या है, ऑल है, लास्ट में क्या है, प्रोपेन प्लस ऑल है। ऑल कहने का मतलब होता है आपका एल्कोहल हो जाता है, ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा इसका। उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड अगर बोला जाता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं, जो कि आपका सेक्शन बी का लास्ट प्रश्न होने वाला है। उसके बाद हम सेक्शन सी के उत्तर को देखेंगे। रक्त के प्रकार और मार्ग का नाम बताइए। सबसे पहले आपका फुफ्फुसीय धमनी और दूसरा आपका महाशिरा। तो यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे फुफ्फुसीय धमनी में। यह ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, क्या ले जाती है, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। मार्ग इसका क्या है, हृदय से फेफड़े तक। महाशिरा आपका आता है यह ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। मार्ग शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी आपका आता है, जिसमें आपका टोटल कितना 8 प्रश्न इसमें भी दिया जाएगा, कितना 39 से लेकर के 46 तक। 39 से लेकर के 46 तक इसमें भी 8 प्रश्न आपका होने में, जिसमें से आपको कितना 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है, सेक्शन सी में। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके लिए कितना अंक निर्धारित है, 3 अंक निर्धारित है, ठीक है। पर क्वेश्चन 3 अंक का है। तो इसमें आपका सबसे पहले आपका आता है 39 नंबर क्वेश्चन। सफेदी करने के लिए पदार्थ X के विलयन का उपयोग किया जाता है। तो सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, दोनों के आंसर आप लोग देख लेते हैं। पदार्थ X का नाम लिखिए। पदार्थ किसका उपयोग किया जाता है सफेदी करने के लिए, बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है, जिसका किस सूत्र क्या होता है, नाम क्या हो जाता है इसका, बिना बुझा हुआ सूत्र लिखेंगे। इसमें लिखेंगे बिना बुझा हुआ चूना,
बिना बुझा हुआ चूना आप लोग को इसकी जगह पर लिख लेना। उसके बाद और में इसका सूत्र क्या होता है बिना बुझा हुआ चूना के, CaO यहाँ पे इसका सूत्र हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है आपका ऊपर, दूसरे में आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है ऊपर, पहला में वर्णित पदार्थ X के विलयन के साथ S की जल के साथ अभिक्रिया लिखी है, ठीक है, यानी कि CaO इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसका जल के साथ अभिक्रिया लिखना है H2O के साथ। तो क्या बनता है हमारा, बिना बुझा हुआ चूना को अगर पानी में मिला देते हो तो उसको बनता है हमारा बुझा हुआ चूना बन जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है CaOOH का होल 2 हो जाता है इसका सूत्र, जिसको कि हम लोग बिना बुझा हुआ सूत्र बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और प्लस में हमको क्या मिलता है, प्लस में हम लोग को ऊष्मा मिलता है, आप लोग इस चीज़ को भी लिखते हैं, ठीक है, ऊष्मा हमें मिलता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है आपसे, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों नहीं करते, आप लोग यहाँ से पूछ रहा है। यदि वे एक दूसरे को कटेंगी तो कटान बिंदु पर दिशा बताने वाली सुई दो अलग अलग दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि असंभव है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन 41 बोलता है आपका बिलियन X का pH मान कितना 6 दिया हुआ है और Y का pH मान दिया हुआ है बस 8 में से किस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। आपको बताना है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में अधिक होती है, जो अधिक अम्लीय होता है। तो अम्लीय कौन सा हो जाएगा, अम्लीय कहने का मतलब होता है कि 7 से कम कौन सा 6 है, जो कि 8 क्या है ज़्यादा है 7 से, किस में ज़्यादा होगा ना हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर लिखा गया आपका उत्तर में आपको लिखना है बिलियन X, जो कि जिसका pH मान कितना है 6 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। बिलियन X अम्लीय है और बिलियन Y क्षारीय है, इस कारण से क्या है इसमें ज़्यादा अधिकता है। मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है आपका 42 बोलता है आपके पास इसमें आपका 2 प्रश्न दिया हुआ है ना, फ्यूज तार बिजली के उपकरणों की सुरक्षा कैसे करता है, सबसे पहला प्रश्न है। तो इसको सबसे पहला प्रश्न को उत्तर को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। अधिक धारा बहने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। आगे बोलता है आपको बी नंबर में, यदि 220 वोल्ट के स्रोत से 10 एम्पीयर धारा बहती है तो प्रतिरोध की गणना करें। देखो यहाँ पे क्या सबसे पहले दिया हुआ है 220 वोल्ट, यानी कि सबसे पहले आपको वोल्ट का मान दे दिया गया कितना 220 वोल्ट। उसके बाद बोलता है सबसे पहले 10 एम्पीयर, यानी कि धारा का मान, यानी कि आई का वैल्यू भी हमारे पास 10 एम्पीयर दे दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर R/E होता है। इसके फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि V की जगह पर हम लिखेंगे 200 और बटा में लिखेंगे हम लोग 10, कटो इसको, यानी कि कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। 20 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है आपसे अपघटक क्या है, इसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस चीज़ को याद रखना। बोलता है आपका अपघटक क्या है, इसकी अनुपस्थिति में क्या होगा। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। जैसे आप लोग किसी मरे हुए जीव के कई दिनों तक छोड़े रहते हो तो क्या होता है मिट्टी में मिल जाता है, कौन मिलाता है उसको, अपघटक ही मिलाता है। इसकी अनुपस्थिति में कचरे को ढेर लग जाएगा और पोषक तत्वों का चक्र रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है हमसे एक वस्तु 5 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण त्रिज्या कितना 30 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर दूर है, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो लिखा है कि आपके पास फोकस दूरी क्या होता है, त्रिज्या के आधा ही होता है। त्रिज्या हमारे पास 30 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या को 2 से भाग लगा, यानी कि कितना मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी 15 हो जाएगा। आगे बोलता है आपसे दर्पण सूत्र इस पर लगा दो, भी की स्थिति कितना मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो वस्तु की दूरी तो दिया हुआ ना 5 सेंटीमीटर, हमें फोकस भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, भी की दूरी निकाल लेंगे, जो कि कितना आएगा 8.57 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, प्रतिबिंब की प्रकृति निकालेंगे हम लोग, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति हमें किससे मिलता है, आवर्धन से मिलता है। आवर्धन निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आभासी और सीधा मिलेगा हमें। आकार क्या हो जाता है इसका, यह वस्तु से छोटा होगा क्योंकि लगभग 2.14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आकार यहाँ पे इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 45 बोलता है आपसे मिश्र धातु और संलय को परिभाषित करें, पीतल और कांसे के घटक लिखिए। काफ़ी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। संलयन यह मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा हो, पीतल, तांबा प्लस जासा, दूसरा कांसा का तांबा प्लस टीन। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें आता है क्वेश्चन नंबर 46 सेक्शन सी का लास्ट प्रश्न, F1 पीढ़ी में सभी मटर के पौधे लंबे क्यों होते, विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे उत्तर में आप लोग को लिखना है क्योंकि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है। F1 पीढ़ी में पौधों का जीन TT था, जहाँ T के बौनेपन के लक्षण T को
दबा दिया, इसलिए सभी पौधे क्या थे, लंबे दिखे। ठीक है, तो हम लोगों ने सेक्शन सी तक क्वेश्चंस को देख लिया। उसके बाद आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका 47 से 52 तक दे दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से 6 प्रश्न दिया गया, जिसमें से आपको क्या करना है, चार चार ही प्रश्नों को उत्तर देना है 6 में से, जिसके लिए आपको कितना मिलेगा, 5-5 मार्क्स आपको मिलने वाला चारों प्रश्न के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को अगले वीडियो में इसका आंसर करा दूंगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।